चलिए शीर्षक वाले टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्रारंभिक उपलब्धियों को पहले देखते हैं। जैसा कि आपको पिछली बार मैंने बताया था कि जब शीर्षक की उपलब्धियों को लिखना है तो किस तरीके से आप लिखेंगे। पहले प्रारंभिक उपलब्धि हो गए, साम्राज्य विस्तार से संबंधित उपलब्धि, प्रशासन से संबंधित उपलब्धि, धार्मिक उपलब्धियाँ, स्थापत्य के क्षेत्र में उपलब्धियाँ, अन्य क्षेत्र में उपलब्धियाँ। तो इसमें प्रारंभिक उपलब्धियाँ जो आपके हैं प्लस साम्राज्य विस्तार प्लस प्रशासन संबंधी उपलब्धियाँ, ये सबसे प्रमुख हैं, वहाँ पर आपको विशेष कर करना है। प्रशासन के क्षेत्र में उपलब्धियाँ को एक साथ कर दिया गया है, किन किन पॉइंट्स को आपको वहाँ पर पढ़ना है। क्लियर? यहाँ तक डिस्कशन हो चुका था पिछले वीडियो में। हम लोग आगे आते हैं। अगर प्रारंभिक उपलब्धियों की बात की जाए तो प्रारंभ से जो पॉइंट्स दिए गए हैं, फैक्ट्स, उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जितना समझाया गया है कि किस तरीके से शेरशाह के द्वारा प्रारंभिक समस्याओं से संघर्ष कर फिर मुगलों से उसको संघर्ष करना पड़ा, अफगानों से आगे संघर्ष करना पड़ा, फिर मुगलों से भी करना पड़ा, और बादशाह की उपाधि शेरशाह के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और प्रारंभिक समस्याओं को बहुत बेहतर तरीके से उसने डील किया, जो उसकी उपलब्धियों में बदल गई, है ना। तो यहाँ पर बहार खां लोहानी के साथ वो शुरू में रहा था और उसी के दोबारा शेर खां की उपाधि दी थी। जब बादशाह हो बना तो शेरशाह बन गया, और उसके पास एक अच्छा खासा अनुभव तो था ही शाहाबाद के जागीर का। 1497 से 1518 यानी कि 21 ईयर तक ईमानदारी पूर्वक इसने बिहार के लोहानी शासकों के अधीन वर्क किया। देखिए, अफगान लोग जब हार गए थे, इब्राहिम लोदी उनका सुल्तान था, जब वो हार गया था इब्राहिम लोदी, उसके बाद बिहार, बंगाल और गुजरात, ये तीन ऐसे स्थान थे जहां अफगानी शक्तियां रही थीं। उसी में बिहार सेक्शन में लोहानी शासक थे जिसके अधीन शेर खां काम किया करता था, है ना। और वहीं से अपनी शक्ति को बढ़ाई, पहले बंगाल को जीता, उसके बाद हुमायूं को हराया। चलिए अब आगे देखते हैं। जलाल खां जो इब्राहिम लोदी का भाई था, है ना, वो पहले शेर खां से पराजित हुआ, फिर हजरत उपाधि की आला इसके बाद ली थी शेरशाह ने। 1530 में ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर लिया और चुनार के किले पर कब्जा कर लिया। बहुत बड़ा उपलब्धि माना जाता है शेर खां का, है ना। एसएस मीन्स शेरशाह। क्लियर? ध्यान रखेंगे। शेर खां को पता था कि जब तक वो अफगानों को एकीकृत नहीं करता और अफगानों को नेतृत्व नहीं प्राप्त करता, वहाँ मुगलों को पराजित नहीं कर सकता था। इसके पास भरोसा काफ़ी था कि मुगलों को यह पराजित कर सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी थी कि अफगानों में भी एकता हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। 1530 में महमूद लोदी अफगानों का नेता बन जाता है। शेरशाह को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि यह तो किसी राजवंश से था नहीं शेरशाह। क्लियर? राजवंश से तो नहीं था ना, तो इसको स्वीकार करना पड़ा। हालांकि यह समझता था कि वो महमूद लोदी हो या कोई और व्यक्ति हो, शेरशाह अपने आप को सबसे अधिक योग्य समझता था, और इसको प्रतीत होता था कि सबसे पहले उसे अफगानों का नेता बनना होगा, उसके बाद ही वह अफगान मुगलों से संघर्ष कर पाएंगे। अफगान में क्षमता है लेकिन नेता उसका सही नहीं है ना। 1532 ईस्वी में क्या होता है कि हुमायूं के द्वारा पूर्वी अफगान मीन्स हो गया बिहार के अफगान प्लस बंगाल के अफगान पर अटैक कर दिया जाता है। अब अफगानों पर अटैक होता है, एक और अफगान थे, दूसरे ओर मुगल थे, है ना। तो शेरशाह को किधर रहना था? इधर रहना था, है ना। तो शेरशाह अफगानों का साथ दिया, लेकिन पूर्वी अफगान हार गए। अफगान हार गए तो ये किसकी बेइज्जती हुई, किसका सम्मान का हनन हुआ? महमूद लोदी का, क्योंकि इसे 1530 में नेता चुना गया था। लेकिन शेरशाह के लिए यह एक अवसर की तरह था। लोगों का, अफगानों का विश्वास टूटा महमूद खान लोदी के प्रति। इसके कारण शेरशाह के लिए अब रास्ता बनने वाला था। इस तरीके से आपको मैप जगह जगह डालना है। किताबी कीड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। किताबों से सिविल सेवा बहुत ही कठिन होता है। अपने नोट्स जब तक आपके नहीं रहेंगे, और सबसे बेहतर है उचित गाइडेंस में आ जाइए, है ना।
उचित गाइडेंस में आ जाइए, ये सबसे बेहतर आपका निर्णय होगा। और रिनेसा आईएएस में आपको बहुत बेहतर तरीके से गाइडेंस दिया जाता है, जिसमें आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ क्लास के दौरान और जो वीडियो दिए जाएंगे उसके दौरान आपके कंसेप्ट को डेवलप करने का प्रयास करवाया जाता है। भरपूर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, जिससे आप सिविल सेवा के प्रत्येक पहलू को पूरी तरीके से अनुभव कर सकें और आपके अंदर भरोसा हो कि हाँ, मैं क्लियर कर सकता हूँ। 14th जेपीएससी के लिए बैच शुरू हो गए हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू हो गए हैं। अगले वीक से, अगले संडे से वीकली टेस्ट भी शुरू हो रहे हैं, जो WT के नाम से जाना जाता है। और वीकली टेस्ट के माध्यम से अपना आकलन आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन का उसमें दूसरी बार टेस्ट होता है, जिससे स्ट्रॉन्ग आपकी तैयारी हो जाती है। मैप इस तरीके से डाल दिया गया है। चुनार यहाँ पर था, दिल्ली यहाँ था जो हुमायूं के कब्जे में था, बंगाल जो नुसरत खां के कब्जे में था, नुसरत शाह, उसके बाद गियासुद्दीन के कब्जे में आया जो हारा था शेरशाह से, और गुजरात बहादुर शाही अफगान था, शेरशाह भी अफगान था, लेकिन शेरशाह ने इसको पराजित कर दिया था बंगाल को, है ना। पूर्वी अफगान जब हार जाते हैं तो शेरशाह के लिए एक अवसर के रूप में शेरशाह के लिए आपका सामने आता है, जिसका उसने पूरा लाभ उठाया। हुमायूं को बहादुर शाह के विरुद्ध थोड़ी सी समस्या आ रही थी सफलता प्राप्त करने में, है ना, और इसको लगा कि एक मैनेज करके चलना है। शेरशाह को चुनार के किले में आधिपत्य दे दिया गया, है ना, और शेरशाह भी शुरू में हुमायूं को बोल दिया कि ठीक है, हम आपके आधिपत्य में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह भविष्य देख रहा था, वर्तमान नहीं, है ना। वर्तमान में चूँकि उसको नेता का दर्जा तक नहीं मिला था, तो वह धीरे धीरे चाहता था कि स्ट्रॉन्ग पहले हो जाए, फिर हुमायूं को देख लेते हैं। और 1538 में क्या होता है, आखिरकार डिसीजन, बहुत कड़ा डिसीजन ले लिया शेरशाह ने। क्या डिसीजन ले लिया? शेरशाह ने जो बंगाल का अफगान शासक था गियासुद्दीन, नुसरत शाह के बाद बना था, उसको पराजित कर देता है ना, और रोहतास के किले पर कब्जा कर लेता है। दो घटनाएं होती है 1538 में, टर्निंग पॉइंट आप समझ सकते हैं शेरशाह के लाइफ का। ये दो घटनाएं ऐसी थी जिसने हुमायूं को हिलाकर रख दिया। क्लियर? अब हुमायूं को लगने लगा कि अब शेरशाह बहुत ही पावरफुल हो चुका है, और अगर वह बंगाल को हरा सकता है तो निश्चित रूप से कल को दिल्ली और आगरा को भी जीत सकता है। अब इस शेरशाह रूपी समस्या को समाप्त कर देना बेहतर है। इसलिए हुमायूं के लिए यह घटनाएं अस्वीकार्य थी, और यह 1538 में बिहार को बिना जीते हुए बंगाल तक पहुंच जाता है। ऐसा नहीं कि शेरशाह चाहता तो इसको बिहार में नहीं रोक सकता था, लेकिन उसकी प्लानिंग थी कि शेरशाह जब बंगाल से लौटेगा उस समय उसको घेरेंगे। क्लियर? शेरशाह, एसएस फॉर शेरशाह, शेरशाह ने हुमायूं को घेरने की पूरी तैयारी कर ली थी। शेरशाह ने अपने परिवार और संपत्ति रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित कर दिया था। उधर हुमायूं के साथ उसके भाई भी विश्वासघात कर रहे थे। एक भाई कामरान जो था वो दिल्ली पर कब्जा करना चाह रहा था, और हिंदाल जो था वह आगरा पर कब्जा करना चाह रहा था। और जब बंगाल से लौटता है, ओके, ये बंगाल है आपका, ये बंगाल है, ठीक है, ये बिहार है, इधर आपका दिल्ली आगरा वगैरह है। जब बंगाल से लौट रहा था हुमायूं, तब शेरशाह ने रास्ता रोका। इस समय बरसात का भी सीजन था, नदियां भर चुकी थीं। कुछ इस तरीके से प्लानिंग किया शेरशाह ने कि एक पतला सा रास्ता ही प्राप्त हुआ दिल्ली आगरा की ओर जाने का हुमायूं और उसकी सेना को, जिससे छोटी सेना होने के बावजूद मुगलों की सेना को आसानी से पराजित कर दिया, और एक बार नहीं, दो बार पराजित किया। 1539 में, 1540 में। चौसा युद्ध कन्नौज युद्ध, इट मीन्स बिलग्राम युद्ध, है ना, आसानी से पराजित कर दिया तकनीक के बल पर। इसी तरीके से आप सिविल सेवा को भी क्लियर कर सकते हैं बहुत सरलता से, है ना, उचित रणनीति के साथ। केवल मेहनत करने से
बहुत ज़्यादा मटेरियल होने से कुछ नहीं होता है, आपके अंदर कितना गया और परमानेंटली आप कितना कंट्रोल उसको कर पाए। बिफोर एग्जामिनेशन उसकी रिवीजन की आपकी क्या स्ट्रेटजी है, इस सारे चीज़ निर्भर करते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा, केवल पढ़ने से 10 तरह का बुक जमा करने से कुछ नहीं होता है। चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि ली और गद्दी पर बैठता है, क्योंकि वह बादशाह बन चुका था। अब आते हैं साम्राज्य विस्तार से संबंधित उपलब्धियां। इसके लिए एक ट्रिक बना दिया गया है, देखिए, गब्बर मरामुरा बुंदेलखंड में। ओके, यहाँ देखिए, ग से गखर, ब से बंगाल, मालवा, म से र से रायसीन, म से मुल्तान, रा से राजस्थान, बुंदेलखंड। इन सारे का आप विवरण दे देंगे तो साम्राज्य विस्तार वाली उपलब्धियां समाप्त हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर देखिए, 2 रोहतासगढ़ था, एक बिहार का रोहतासगढ़ था, एक नया रोहतासगढ़ दुर्ग बना था पाकिस्तान में। ओके, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। इधर एक गखर कबीला हुआ करते थे बोलन पास के साउथ में, जो मुगलों के समर्थक माने जाते थे। इनको नियंत्रित करने के लिए रोहतासगढ़ का किला शेरशाह के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि शेरशाह को जो सबसे अधिक डर था मुगलों से ही था, क्योंकि हुमायूं अपमानित होकर हार गया था और किसी भी हालत में दिल्ली और आगरा को फिर से जीतना चाहता था। गखर कबीले मुगलों के सहायक थे। रोहतासगढ़ किले का निर्माण शेरशाह ने यहाँ करवाया और हैबत खां के संरक्षण में गखरों को पराजित किया। इधर हैबत खां था आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उस समय शेरशाह का। ओके, शेरशाह का इस साइड में आपका हैबत खां था। तो हैबत खां ने गखरों को पराजित कर दिया। क्लियर? तो उधर का तो हेडेक चलिए कुछ समय के लिए समाप्त हुआ, लेकिन फिर जो अफगान लोग थे बंगाल के, वो फिर से विद्रोह कर रहे थे, स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। गयासुद्दीन का दामाद था खिजर खां, तो उनको भी फिर जा कर के पराजित किया और यहाँ की समस्या को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए बंगाल को अनेक जिलों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक जिले के प्रमुख जो थे सिकदार नाम के एक पद को क्रिएट किया, जो कानून और व्यवस्था को देखा करता था, है ना। सिकदारों पर नियंत्रण करने के लिए, जैसे जितना जिला था, बहुत सारा जिला था, सारे पर नियंत्रण करने के लिए एक ऊपर से अमीर बंगाल का दे दिया गया। अमीर बंगाल का पोस्ट भी बनाया गया, जो डायरेक्ट शेरशाह को रिपोर्ट करता था। इससे विद्रोह की संभावना वहाँ पर समाप्त हो गई। इसके बाद मालवा को टारगेट करता है शेरशाह। बहादुर शाह के बाद कादिर खां शेरशाह का विरोध कर रहा था मालवा में, है ना। पहले बहादुर शाह उस क्षेत्र में था गुजरात में, फिर कादिर खां आया मालवा क्षेत्र में। और कादिर खां ऐसे तो हुमायूं के पक्ष में नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी शेरशाह को ये डाउट था कि हुमायूं के पक्ष में जा सकता है, या मालदेव जो राजपूत शासक था, बहुत पावरफुल उस समय था, उसके पक्ष में जा सकता है। इसलिए इसको पराजित किया और ग्वालियर और रणथंभौर के मजबूत किलों को अपने कब्जे में शेरशाह ने कर लिया। उसके बाद रायसीन का राजा पूरनमल था, उस पर देखिए इसके कुछ रणनीतिक कारण थे, उससे जीतना चाहता था, लेकिन शेरशाह ने क्या किया, वहाँ पर मुस्लिमों पर अत्याचार का बहाना बनाकर उस पर अटैक कर दिया, क्योंकि कोई कारण नहीं मिल रहा था शेरशाह को। पर वास्तव में यह आक्रमण जो था राजनीतिक और आर्थिक आधार पर किया गया था। शेरशाह ने कूटनीति से कार्य किया और कुरान पर हाथ लेकर के शपथ किया कि अगर पूरनमल समर्पण भी कर देता है तो भी वह किसी तरीके से अपमानित नहीं करेगा और वहाँ की महिलाओं का भी अपमान नहीं किया जाएगा। लेकिन एक तरीके से धोखा साबित हुआ, उसका शपथ जो है झूठा साबित हुआ, जो उसने धर्म ग्रंथ पर हाथ रख करके किया था, और महिलाओं को भी बेइज्जत करने का प्रयास किया गया और राजा के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया गया। और इसके कारण शेरशाह का पुत्र कुतुब खां, एक पुत्र था, वो इतना व्यथित हुआ कि अपने पिता के कृत्य के कारण उसने सुसाइड तक कर लिया, है ना। उसके बाद मुल्तान 1543, हैबत खां ने मुल्तान विजय करने में सफल था। उस साइड अब बताए ना आपको,
कि मुल्तान था, है ना, सॉरी हैबत खां था इधर, क्लियर, इधर हैबत खां, मुल्तान भी उधर ही है। शुरू से पढ़ रहे हैं सारे टॉपिक का, अरब के आक्रमण से जो भी आपके क्लासेस हुए सारे जगह आपने पढ़े हैं कि मुल्तान आपका पाकिस्तान में है। राजस्थान ये सबसे पावरफुल स्टेट था उस समय का, और मालदीव जैसे गखर को पराजित करना जरूरी था, पाकिस्तान के गखर कबीलों को, क्योंकि वो मुगलों के समर्थक थे। सिरसा के अनुसार यह भी आपका मुगलों का समर्थन में था मालदीव। इसको गिरफ्तार करने को कहा गया था जब हुमायूं उधर से निकल रहा था, है ना, राजस्थान हो करके ही गया था, क्लियर। यहाँ पर राजस्थान है, समझ गए, यहाँ राजस्थान है, यहाँ पर अमरकोट है, इधर पाकिस्तान है, सॉरी अफगानिस्तान है। तो मालदीव को कहा गया था कि तुम हुमायूं को गिरफ्तार करो, लेकिन इसने गिरफ्तार नहीं किया, अमरकोट चला गया हुमायूं। यहीं पर अकबर का जन्म हुआ, क्लियर, अमरकोट में। और इसके बाद यहाँ जाकर के कमरान को हरा करके काबुल जीतता है। तो ये सब भी प्रॉब्लम्स कुछ थे मालदीव के साथ, इसलिए उस पर अटैक तो कर दिया, लेकिन सिरसा को भी पता था कि मालदीव एक बहुत ही पावरफुल शासक है, क्लियर। अब प्रत्यक्ष युद्ध में संभवतः गारंटी नहीं थी कि सिरसा ही जीत जाता, मालदीव भी जीत सकता था। और एक युद्ध भी अगर सिरसा हारता तो निश्चित रूप से दिल्ली और आगरा संकट में पड़ सकता था, पहला। दूसरा, अफगानों का जो विश्वास बना था सिरसा के प्रति वो समाप्त हो सकता था। इसलिए यहाँ पर भी इसने कूटनीति का सहारा लिया और झूठा प्रचार किया कि मालदीव के कई सरदार सिरसा के पक्ष में आ गए हैं, जिससे मालदीव हिम्मत हार गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद ही इसने कहा था, मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान को प्रायः खो चुका था, यानी कि उस युद्ध को अगर हार जाता तो हिंदुस्तान के साम्राज्य इसके हाथ से निकल जाते। जहाँ ज़रूरत है मैप का, मैप डाला गया है नोट्स में, आप लोग भी डालेंगे। आप प्रैक्टिस करें, उत्तर लिखने के दौरान डालने का प्रयास कीजिए, ओके। कलिंजर, कलिंजर जो है बुंदेलखंड 1545 से लास्ट अभियान था शेरशाह का। यहाँ का राजा किरत सिंह था, कलिंजर का किरत सिंह राजा था। यह भी मुगलों के प्रति वफादार था, यही आरोप लगाया गया था शेरशाह के द्वारा। 22 मई 1545 को एक गोला जो था, तोप का गोला, वो टकरा करके, दीवार से टकरा करके शेरशाह के पास रखे हुए गोले बारूद में गिर जाता है, उसमें विस्फोट होता है, शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 1545 में ही इसकी मृत्यु हो गई। अब मुगलों को फिर से अवसर मिला यहाँ पर आने का। अगर शेरशाह रहता तो मुगलों के लिए बहुत समस्या वाली स्थिति थी, शायद वो वापस नहीं आ पाते। अब आते हैं प्रशासन के क्षेत्र में उपलब्धियां। बचपन से ही इसका अनुभव था, 21 साल का 1497 से 1518 तक शाहाबाद की जागीर को इसने संभाला था, आपको पता है, ओके। सिरसा का प्रशासन में जो अनुभव था, तो इसको कोई विशेष तरीके की समस्या नहीं आई बादशाह बनने के दौरान। और प्रशासन में साम दाम दंड भेद कूटनीति हर चीज़ का प्रयोग बेहतर तरीके से कर सकता था। 16 घंटे तक यह कार्य करता था, है ना। सैन्य सभी तरीके के कार्यों के नेतृत्व में सक्षम था और पूरी तरीके से साम्राज्य को इसने केंद्रीकृत बनाए हुए रखा था, है ना। सिरसा के आलोचना भी आएंगे, तो आलोचना में इसका आलोचना आप कर सकते हैं कि इसने केंद्रीकृत बना करके रखा हुआ था। चलिए केंद्रीय शासन देखते हैं। अफगान भावनाओं को ध्यान में रखा पर तुर्क प्रशासन को अपनाया, ओके। तुर्क प्रशासन इसको बेहतर रहता था, इमोशन को बहुत ज़्यादा इन नहीं करने देता था प्रशासन में, न धर्म को इन करने देता था, और सारी शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित इसने रखा था शेरशाह ने, ओके। सारी शक्तियों को, मंत्री परिषद थे इसके, सलाह भी देते थे, लेकिन फैसला मानना नहीं मानना पूरी तरीके से यह शेरशाह के हाथ में था। इसके जो प्रमुख मंत्री थे, दीवान वजारत, दीवान आरिज, यह हाईवे मंत्रियों के कार्य पर दृष्टि रखता था। सेनापति नहीं माना जा सकता है दीवान आरिज को, इसे बलबन द्वारा क्रिएट किया गया था, उसी को बनाए रखा। यह सेना का देखभाल करने वाला था, क्योंकि असली सेनापति जो होता था खुद शेरशाह,
दीवाने कंजा ये न्यायाधीश हो गए, है ना। इसके अलावा दीवाने रिसालत, विदेश विभाग, दान विभाग, दीवाने इंसा, आदेश प्रसार, पत्र व्यवहार इत्यादि का वर्क दिया जाता था। दीवाने वरीद, गुप्तचर और डाक। तो सब कुछ प्रमुख मंत्रालय थे जो शेरशाह के काल में आपको देखने को मिलते हैं। मुगलों ने मंत्रियों के अधिकार, कई अधिकार दिए थे, जैसे दीवाने, लेकिन शेरशाह ने नहीं दिया। जैसे दीवाने आरिज सेनापति नहीं था, बल्कि शेरशाह ही सेनापति था। समझ रहे होंगे बात को। प्रांतीय शासन, देखिए केंद्रीय शासन को ज़्यादा महत्व देता था, इसलिए प्रांतीय शासन बहुत वीक थे, है ना, अथवा उनका अस्तित्व नहीं था कहा जा सकता है। और प्रांतीय शासन का अस्तित्व वास्तव में आप आगे पढ़ेंगे अकबर के काल में ही आ पाया है। ओके, और कहीं कहीं आपका हो भी सकता है, लेकिन पावरफुल होने नहीं दिया। बंगाल में ही अमीन बंगाल गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन उस पर बहुत ही कड़ा नियंत्रण रखा गया था। और प्रांत के नीचे की जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था की बात थी, तो उसका आपका बेहतर व्यवस्था इसके काल में था, जिससे सरकार और परगना आपका था, है ना, गांव से ऊपर, पंचायत से ऊपर। सरकार जो होते थे वहाँ पर जो सैन्य अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर देखते थे, सिकदर ए सिकदरा, है ना। और जो भूमि का अभिलेख वगैरह रखते थे, दीवानी मामलों में निर्णय देते थे, भूमि संबंधी कार्य करते थे, वो मुंसिफ है, मुंसिफान। उसी तरीके से जो नीचे के आपके प्रशासनिक व्यवस्था थी परगना, उसमें सिकदार और मुंसिफ, यहाँ जैसे सिकदर या सिकदरा है, यहाँ सिकदार, यहाँ मुंसिफ है, मुंसिफा है, यहाँ मुंसिफ। ओके, तो सिकदार जो है सैन्य अधिकारी और मुंसिफ दीवानी मामला, भूमि संबंधित लेखा जोखा etc रखते थे। यहाँ जो आपका है पंचायत, तो पंचायत आपका डेवलप था, जैसे आपका था पहले मुगल काल में, उससे पहले प्राचीन काल में, उसको यथावत बनाए रखा। सॉरी, मुगल काल नहीं, दिल्ली सल्तनत और प्राचीन काल में उसी को यथावत बनाए रखा गया। इसमें जो है आपका डेल और मौजा, दो तरीके के गांव होते थे। डेल वास भूमि और कृषि भूमि दोनों होता था, और मौजा जो होता था केवल कृषि भूमि। इसको आप फार्मूला के रूप में भी लिख दे सकते हैं, SPDM। ओके, सरकार, परगना, डेल, मौजा। इस तरीके के ट्रिक्स नोट्स में जगह जगह आपको मिलेंगे, जिससे आपको याद करने में सुविधा हो। बस अपने कंसेप्ट को डेवलप कीजिए, क्लास को रेगुलर ज्वाइन कीजिए, है ना। क्लास नहीं छोड़ना है, लाइव क्लास ज्वाइन करने का प्रयास करें। तारीख फिरोज शाही में अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से आर्थिक प्रशासन में हम लोग आते हैं प्रभावित होकर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का इस पर प्रभाव पड़ा था आर्थिक क्षेत्र में, और इसका प्रभाव पड़ा अकबर पर, शेरशाह का, जो अगला शासक बनने वाला था। शेरशाह किसानों को बहुत ज़्यादा महत्व देता था। ओके, और जहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीतियाँ थी, ऐसा नहीं कि 100% इसने लागू कर दिया था, अपने अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार सुधार किया था शेरशाह ने। किसानों को अगर कष्ट होगा तो राज्य के राजस्व कहाँ से प्राप्त होंगे, इसका स्टेटमेंट था, है ना। व्यापारियों को भी महत्व देता था। क्या इसके प्रमुख तत्व थे? मुल्तान और राजस्थान में इसने जागीरदारी व्यवस्था अपनाया, और शेष साम्राज्य में इसने रैतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। जमींदारी, जिसमें आपका भूस्वामी कौन होते हैं? लैंडलॉर्ड्स, जमींदार लोग। और रैतवाड़ी में भूस्वामी कौन होते हैं? किसान। यानी कि अगर भूस्वामी किसान है तो रैतवाड़ी में किसान ही सरकार को टैक्स देंगे, सरकार के कर्मचारियों को। और जमींदारी व्यवस्था में किसान को मतलब नहीं था टैक्स देने से सरकार को, जमींदार वो कलेक्शन करते थे किसानों से, सरकार का डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। और जमींदार जो है किसानों से कलेक्ट करके नियम के अनुसार सरकार को दे देते थे। जमींदारी व्यवस्था बाद में नए रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भी लागू की गई थी। भूमि को 3 भागों में विभाजित किया गया था, अच्छी, मध्यम और बुरी। ओके, भू राजस्व के संग्रहण के लिए रय नाम के फसल की कीमत तालिका बनी थी। स्थानीय स्तर पर कई रय होते थे, जिसमें चावल का, गेहूं का कीमत आपका लिखा हुआ रहता था उस वर्ष के अनुसार, स्थानीय स्तर के अनुसार। इसका लाभ क्या होता था कि अगर कोई किसान चाहता है नगद देना टैक्स,
तो जितना अनाज उसका टैक्स बनता था उसका नगद परिवर्तन तुरंत हो गया कि हाँ, अगर चावल 10 रुपये केजी है, 5 केजी चावल उसका टैक्स बन रहा था, तो या तो 5 केजी चावल दे या फिर 50 रुपया दे दे। तो इससे समस्या सॉल्व होता था रय के माध्यम से। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे रय होते थे स्थानीय स्तर पर मूल्य के अनुसार जोड़ने के लिए। खेती योग्य भूमि का मापन होता था। श्रेणी के अनुसार उत्पादन 33 से 50% तक आपका, अगर खराब है तो वहाँ पर थोड़ा सा कम आपका टैक्स लगता था, लेकिन अच्छा है तो टैक्स ज़्यादा थोड़ा लगता था। उस समय कीमतों में काफ़ी अंतर होते थे क्योंकि यातायात के साधन नहीं थे। इधर आपका बंगाल है तो इधर आपका मुल्तान है, आने जाने में अच्छा खासा समय लगता था। तो इधर अगर चावल होता है तो इधर चावल ज़्यादा नहीं होता है, तो इधर कीमतें चावल की अधिक होती थीं। तो टैक्स को सही तरीके से निर्धारण करने के लिए यह जरूरी था कि रय जैसी तालिका हो। आगे देखते हैं भू राजस्व। खेती योग्य भूमि का हो गया है ये। चलिए आगे देखते हैं। लगान सिक्के या गल्ले अनाज किसी भी रूप में आप दे सकते थे। नकदी परिवर्तन हेतु स्थानीय मूल्य को महत्व दिया जाता था, जो समझाया गया भी। वर्ष में आप 2 किस्त में भी लगान दे सकते थे। किसानों को पट्टा मिलता था जिसमें किसानों के भूमि का विवरण, नाम, लगान दर इत्यादि होते थे। इसके अलावा किसानों को भी स्वीकृति पत्र देना पड़ता था सरकार को या जमींदार को, जिसमें ये कहा जाता था कि जो भी आपकी शर्तें हैं वह मंजूर है। इसे कबूलियत कहा जाता था। पट्टा एक हाथ से देना है, दूसरे हाथ से कबूलियत देना है। पट्टा लेना है, कबूलियत देना है किसानों को। किसानों की जमीन मापन करने वाले और लगान वसूली करने वालों को, इनको भी कुछ व्यवस्था था। इसको भी आलोचना में आपको डालना है। जरिमाना और मुहसिलाना दिया जाता था जो 2.5 से 5% तक होते थे। जरीब कहा जाता था भूमि मापन के लिए प्रयुक्त होने वाले को, तो वो 2.5 से 5% तक होता था। इसके अलावा सरकारी गोदामों के लिए उत्पादन का 2.5% गल्ला किसानों को देना पड़ता था। अब देखिए, जरिमाना भी देना है, मुहसिलाना भी देना है, गल्ला भंडार के लिए भी देना है, उसके अलावा टैक्स भी देना है। तो किसानों पर अत्यधिक बोझ थे। इसको आलोचना में आप लिख सकते हैं। सिरसा ने लगान निर्धारण में उदारता और लगान वसूली में कठोरता का निर्देश दिया था। इसको भी आलोचना में आप डाल सकते हैं। लगान निर्धारण की 3 प्रणालियां थी। गल्ला बक्से, इसमें बटाई कर दिया जाता था सरकार और किसान, रैयत या जमींदार के बीच। नसक अंकुत मुक्ताई, इसमें अनुमान उत्पादन का लगा दिया जाता था कि इतना उत्पादन है, चलो इतना टैक्स दे दो। क्लियर। नगदी या जब्ती पद्धति, इसके लिए विशेष विधि अपनाई जाती थी जो पूरी तरीके से डेवलप हुआ अकबर के काल में। भूमि की माप के लिए शेरशाह के द्वारा सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, है ना। सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया। सिकंदरी गज 32 इंच या 31 अंगुल तक होते थे। शेरशाह युद्ध के दौरान भी कृषि को हानि नहीं होने देता था। शुरू में बताया गया ना कि किसानों को बहुत महत्व देता था। अच्छी और खराब भूमि दोनों के लगान बराबर, चूँकि कई बार भूमि का श्रेणीकरण में अच्छी भूमि के बीच में खराब भूमि रहते थे, तो कम उत्पादन के बावजूद लगान बराबर हो जाता था। मुहसिलाना जरिमाना, है ना। नगदी परिवर्तन व्यवस्था मुगलों की तरह स्पष्ट नहीं थे। मुगल काल में ज़्यादा बेहतर हुए थे। तो ये सब समस्याएं थीं। जागीरदारों के अधीन किसानों को विशेष कोई लाभ नहीं होता था जहाँ जमींदार लोग रहते थे। कर्मचारियों में अत्यधिक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। कर्मचारियों में भ्रष्टाचार की समस्या। अब आगे देखते हैं हम लोग। कर्मचारियों में जो जमींदारों को शेरशाह के द्वारा समाप्त नहीं किया गया था। आपको बताया गया कि शेरशाह ने राजस्थान और मुल्तान में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था, है ना।
कुल मिलाकर के आप बोल सकते हैं जो इसकी लगान व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी की अपेक्षा बेहतर थी, क्योंकि यह निरंकुश पूरी तरीके से नहीं था और अकबर इससे इसके अपेक्षा ज़्यादा बेहतर था। क्लियर, अकबर का इससे ज़्यादा बेहतर था। खैर धीरे धीरे प्रोग्रेस होता ही है, तो तुलना इसी तरीके से होता है, क्योंकि और भविष्य का आपका था अकबर का काल का, तो उसने बहुत सारी गलतियों से सीख ली होगी, तो ज़्यादा बेहतर हो गया होगा। न्याय व्यवस्था, सुल्तान उल अदल की उपाधि, ओके, इसने लिया था बुधवार के शाम को न्याय के लिए यह बैठता था और मुंसिफान दीवानी और सिकदर सिकदरा फौजदारी मामले में सहयोग करते थे शेरशाह का। धर्म धन के आधार पर शेरशाह न्याय नहीं करता था, यानी कि न ही धार्मिक तरीके से भेदभाव करता था, न ही अमीर गरीब में भेदभाव करता था। इस मामले में यह निष्पक्ष था। पुलिस के कार्य स्थानीय सैन्य और सैन्य अधिकारी करते थे। स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत और अपराध के लिए स्थानीय अधिकारियों को दंड भी संभव था और यह मृत्यु दंड तक संभव था अगर उनके किसी अधिकारी के क्षेत्र में हत्या हो जाते थे उस स्थिति में, है ना। यानी कि यहाँ पर पुलिस व्यवस्था बहुत ही कठोर था और अधिकारियों को भी दंडित करने की व्यवस्था थी अगर कानून प्रशासन को मेंटेन करने में असफल रहते हैं। कहा जाता है कि शेरशाह के समय एक वृद्धा भी आभूषणों के साथ घूम सकती थी। ओके, चलिए व्यापार में आते हैं। स्थान स्थान पर लिए जाने वाले टैक्स को समाप्त कर दिया गया, मात्र 2 टैक्स ही लिए जाने लगे, है ना। उसके अलावा जीटी रोड बना था, आपको जैसा पता है। व्यापारियों के लिए सड़क, सुरक्षा, सराय इत्यादि की व्यवस्था की गई थी। फलदार पौधे लगाए गए थे। सोना, चांदी, तांबे का सिक्का बनाने के लिए उपयोग किया गया। इसमें कसरफी होता था सोना का 167 ग्रेन और रुपया होता था 180 ग्रेन चांदी का। और ये जो रुपया है जेपीएससी में आया भी हुआ है पीटी में, ये 1835 तक चला, है ना। अंग्रेजी काल तक ये लगातार चला यह रुपया। 1 रुपया में होते थे 64 दाम। ये सब उपलब्धियों में डाल सकते हैं, आर्थिक उपलब्धियों में। सड़क व्यवस्था, न सिर्फ सड़क बनवाए बल्कि सड़क के दोनों ओर फलदार वृक्षों का भी वृक्षारोपण भी किया था शेरशाह ने, है ना। कुल इसने 1700 सराय बनाए, प्रत्येक 2 कोस पर। जीटी रोड को आप दिखा सकते हैं मैप में। मैप आप डालेंगे इस तरीके से तभी मार्क्स आएंगे, ऐसे आने वाले नहीं हैं। उसके लिए अभी से आपको प्लानिंग करना होगा। अब इंग्लिश में भी नोट्स दिए जा रहे हैं, ओके, इंग्लिश में भी नोट्स दिए जा रहे हैं ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे नोट्स के संदर्भ में, तब वह प्रोवाइड करना मैंने शुरू कर दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले भी एडमिशन ले सकते हैं जो 14th जेपीएससी की तैयारी या भविष्य के जेपीएससी की तैयारी करने वाले हैं। अब जो भी शेरशाह ने सड़क बनवाया था उनमें से अधिकांश आज भी प्रयोग होते हैं, ठीक है। इसके महत्व को आप समझ सकते हैं। गुप्तचर व्यवस्था, शेरशाह ने विशेष रूप से ध्यान दिया था। प्रत्येक सराय में सूचना देने के उद्देश्य से 2-2 घोड़े रखे जाते थे। क्लियर, ये था प्रशासन। अब धर्म और दान के क्षेत्र में सुन्नी मुस्लिम था यह, आपको जैसा कि पता है। इस्लाम के सिद्धांतों से ईमानदारी पूर्वक बंधा हुआ था और उसका पालन करता था। इसका भोजनालय का व्यय 500 सरफे था इस्लाम का। जोधपुर में कुछ मंदिरों को तोड़ना और पूरनमल के साथ इसके व्यवहार को छोड़कर अगर देखा जाए पूरे शेरशाह के काल को, तो यह धार्मिक रूप से सहिष्णु ही रहा। स्थापत्य के क्षेत्र में तो गख्खर क्षेत्र में गख्खरों पर कंट्रोल करने के लिए रोहतासगढ़ का किला पाकिस्तान में और कन्नौज के पास सिरमुर नगर, पुराने किले की मस्जिद, है ना, इंडो इस्लामिक स्थापत्य के उदाहरण हैं। इसके अलावा सासाराम का मकबरा, कनिंगम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर बताया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका डिटेल जो है इंडो इस्लामिक स्थापत्य वाले क्लास में दे दिया गया था। उस नोट से आपको जो है यहाँ पर डिटेल भी आप दे सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो, ओके। आगे देखते हैं सैन्य क्षेत्र में। सैन्य क्षेत्र में भी इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थी।
यह प्रांतीय सूबेदारों के भरोसे सैन्य क्षेत्र में नहीं रहता था, क्योंकि सेना ही तो विजय का आधार होता था मध्यकाल में, है ना। केंद्रीकृत कर दिया गया था, सेना को अस्थायी स्वरूप दिया था, वेतन देता था, जो पूरी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी से प्रभावित था। इसके पास 1500 घुड़सवार, 25,000 पैदल, 500 हाथी थे। घुड़सवारों में मुख्य रूप से अफगानियों को रखा गया था, और अन्य सेना में मुस्लिम और हिंदू भी शामिल थे। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था, और सरदारों को, जो सेना के टुकड़ी के हेड होते थे, उनको जागीरें भी देने की व्यवस्था की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के दाग और चेहरा पद्धति को भी इसने अपनाया था, और 16 बड़ी बड़ी सैन्य चौकियों की भी स्थापना की थी। छोटे छोटे सैन्य चौकियां हजारों की संख्या में थे, है ना। बड़ा साम्राज्य का यह राजा था ना। शेरशाह के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के कई पक्षों को अपनाया गया प्रशासन के क्षेत्र में, सैन्य के क्षेत्र में, और अकबर के लिए इसने एक प्रेरणा और उदाहरण प्रस्तुत किया। इस प्रकार शेरशाह की उपलब्धियां किसी एक क्षेत्र में नहीं थीं, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में इसकी उपलब्धियां थीं। शायद मुगलों के लिए भी यह बेहतर था कि शेरशाह कुछ समय के लिए बादशाह बना, क्योंकि इसने कुछ ऐसे उदाहरण स्थापित कर दिए जो मुगल प्रशासन का भविष्य में आधार बना, सैन्य और सैन्य दोनों क्षेत्र में, मुगलों का पथ प्रदर्शक बना। क्लियर, ये संभावित प्रश्न है। इस तरीके से शेरशाह के टॉपिक समाप्त होते हैं। आशा है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और लाइव क्लास भी करना है। जिनको भी 14 JPSC से जुड़ना है, निश्चित रूप से आप जुड़ सकते हैं। इंतज़ार मत कीजिए, फिर तैयारी नहीं हो पाएगा, समय बहुत कम है। ओके, 9661163344 पर मैसेज कर जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।